हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को, जिसमें आज की श्रृंखला में हम लोग प्रश्न संख्या 2 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें क्या लिखा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो भी हमारे पास स्थितियां हैं इनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। जिसमें पहला इसमें खंड है, पहला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर की घात तो है, क्षेत्र की लंबाई ब्रैकेट में लिखा है मीटरों में और चौड़ाई, क्षेत्र की लंबाई ये मीटरों में लिखा है, ठीक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आसान सा क्वेश्चन है, फिर से समझिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। केवल हमें यहाँ पे निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, केवल द्विघात समीकरण बना के दिखाना है। द्विघात समीकरण क्या होती है, वह समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मानक रूप में अगर व्यक्त हो जाती है तो ये समीकरण क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, तो हमें प्रत्येक यहाँ पे जो स्थिति है उसको इस रूप में कन्वर्ट अगर हो रही है तो ये द्विघात स्थिति है, ठीक है। इसमें हमें निरूपित करना है। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। इसमें हमारा जो लिखा है दूसरे का पहला क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है। तो हमने मान लिया, माना भूखंड की लंबाई, भूखंड की चौड़ाई के लिए मान, सॉरी भूखंड की चौड़ाई कितनी है, अगर चौड़ाई हमने मान ली x मीटर है तो भूखंड की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है ये यहाँ पे लिखा है, क्षेत्र की जो लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई यानी कि x का दोगुना 2x से एक अधिक है, यानी कि प्लस 1, ठीक है। इतने मीटर होगी इसकी जो है भूखंड की लंबाई, ठीक। अब जरा ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार प्रश्न में जो दे रखा है भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पहले बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पे हमें देखना रखा है 528 मीटर की घात। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, भूखंड की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमारे पास है 528 मीटर की घात, ठीक है। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, x गुणा चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 1 और बराबर में कितना 528। बात करें इसके आगे गुणा करते हैं तो x की अगर 2x से गुणा करते हैं ये हो गया 2x की घात 2 प्लस x की एक में करते हैं x से कम x बराबर 528। 528 को इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में कितना हो गया 0। तो यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण है, के रूप की द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात करें तो हमसे क्वेश्चन केवल यही था, हमसे केवल स्थिति पूछी थी, इसको हल नहीं करना है अभी इसके आगे। क्यों, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में केवल निरूपित करना था। अगर बात करें हल की तो हल इससे आगे की एक्सरसाइज में हम देखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों में कि कितने प्रकार के हल होते हैं, वहां से हम पहले सीखें, फिर इसको हम लोग आगे क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तब वहां पे आपको हल करने के बारे में अगर पूछता है तो हल करना है। केवल यहाँ पे हमें क्या था, स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, इसके बाद जो आगे की प्रोसीजर वो अगली एक्सरसाइज की है। तो यहाँ पे हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो आपके सामने है आंसर। सबसे पहले क्या था, हमसे इसमें कहा गया था आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिखना है 528, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। तो हमने मान लिया भूखंड की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, यानी कि x का दोगुना 2x और इससे एक अधिक थी, ठीक है। फिर इसके आगे की अगर बात करें तो इसके आगे भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा था 528 मीटर की घात 2, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528, लंबाई है x, चौड़ाई है 2x प्लस 1 बराबर 528।
x भी अगर गुणा करते हैं 2x² प्लस x से कम x बराबर 528, इसको हल करेंगे तो यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग अपना ले सकते हैं। किसी बच्चे का अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब देखते हैं इसके आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका, इसको यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें इसके आगे क्या है हमारा पार्ट दो दूसरे का दूसरा जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको देख लेते हैं क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें इसमें लिखा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं मेरे बच्चों? जैसे अगर बात करें 5, ये धनात्मक पूर्णांक है, 5 और 6 क्रमागत मतलब क्रम से है। अगर अगला पूर्णांक अगर मान लो हमारा 7 है तो 7 के बाद क्या आएगा 8। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 है 10 के बाद क्या होगा 11। क्रमागत का मतलब कोई भी क्रम से हो और धनात्मक मतलब जो प्लस हो। ठीक है, अगर मान लो ये 5 है तो इसका मतलब ये क्या है 5 प्लस 1। अगर यहाँ पे 5 है तो ये 5 से 1 ज्यादा है। ये 7 है तो इसका मतलब क्या है ये 7 प्लस 1। ये क्या है 8 का मतलब क्या है 7 प्लस 1, 7 में 1 बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 10 और 11 है 10, ये क्या है 10 से 1 ज्यादा। तो इसका मतलब ये है क्रमागत हमें पूर्णांक मानने हैं, हमें पता नहीं है। अगर आप एक को x मान लो तो दूसरा क्या है इस x से 1 ज्यादा होगा। जैसे अगर 5 है तो 5 के आगे 5 से 1 ज्यादा तभी तो 6। अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर एक हमारा 7 है तो दूसरा 8 कब है जब 7 से 1 ज्यादा है। 10 है और एक 11 है तो एक अगर 10 है तो दूसरा 10 से 1 ज्यादा। तो इसी केस में हम मान लेते हैं माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आया होगा। तो हम मान लेते हैं माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक वो कितने कितने हैं? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x है x कामा x प्लस 1 है। ठीक है, x कामा x प्लस 1 है। हमने मान लिया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो आपके हैं वो x और x प्लस 1 है। ठीक है, और क्या दे रखा है इनका गुणनफल जो दे रखा है प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है, प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है यानी कि x गुणा x प्लस 1 जो है वो बराबर कितना है 306 है। ठीक है, तो गुणा करते हैं x² प्लस x से कम x बराबर 306, फिर इसके बाद x² प्लस x माइनस 306 बराबर में कितना है 0। फिर यहाँ पे वही कंडीशन है, यहाँ चर की अधिकतम घात, यहाँ चर की जो अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण। फिर बच्चों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चलते हैं इसके आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट से, लेते स्क्रीनशॉट। बात करें इसके आगे का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हमारा क्वेश्चन इसका 30 है, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है इसमें कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान जो आयु है, वर्तमान आयु हमने मान लिया रोहन इस समय कितने वर्ष के हैं x वर्ष के। फिर से वही आयु वाला सवाल है मेरे बच्चों, और प्रश्न में दे रखा था रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु अगर बात करें, रोहन इस समय x वर्ष के हैं तो माँ की वर्तमान जो आयु होगी वो x प्लस कितना होगा 26, यानी कि अगर रोहन x वर्ष का है तो माँ इससे इस समय 26 वर्ष बड़ी होगी। प्रश्न क्या करा, प्रश्न की भाषा को समझते हुए सवाल को हम लोग आगे हल करते हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक देख सकते हैं मेरे बच्चों,
इसमें लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि अभी वो जितने हैं तो 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु होगी उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो अगर बात करें, अगर अभी रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद रोहन की भाई वर्तमान आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद रोहन की जो आयु होगी, रोहन की आयु वो कितनी हो जाएगी? अगर रोहन इस समय x के हैं तो 3 वर्ष बाद आयु जो होगी x प्लस कितने वर्ष होगी? 3। ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन x प्लस 3 वर्ष के हो जाएंगे। और 3 वर्ष बाद अगर बात करें माँ की आयु कितनी होगी, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26, ये तो पहले थी, 3 वर्ष बाद प्लस 3 और हो जाएगा, ये हो जाएगी x प्लस 26 और 3 हो जाएगा 29 वर्ष। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब अगर बात करें इसके आगे की, अब अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे क्या है? जो इनका गुणनफल है, प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है 3 वर्ष बाद वाली आयु का, तो x प्लस 3 गुणा कितना है? x प्लस 29 बराबर में कितना है प्यारे बच्चों? 360। ठीक है, 360। अब हमारे पास गुणनफल अगर 360 है तो अगर x की x से गुणा करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x की 29 से गुणा करें ये हो जाएगा 29x प्लस 3 की अगर x से गुणा करें ये हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस अगर 29 की गुणा 3 से करें ये हो जाएगा 29 3 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया 87। 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया? 8 बराबर में कितना? 360। यहाँ पे बात करें तो ये एक्स स्क्वायर है और ये 29 और 3, ये हमारे पास है 29 और 3 9 3 12 32x और 32x और ये 87 माइनस हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 87 माइनस 360 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अगर बात करें 87 में से अगर 360 में से 87 जाएगा तो 360 में से अगर 87 जाएगा ये हो जाएगा 10 में 7 किया 3, यहाँ बचा 15, 15 में से 8 किया 7, यहाँ बचा 273। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 273 बराबर में कितना हो गया? 0। तो फिर आप समझिए यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण। पर नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण है। सही है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास, और इसी कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपका जो है कोई भी क्वेश्चन हमारा जो है ऐसा ना रह जाए जो बच्चे को समझ में ना आए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं इसके आगे, तो इसके आगे हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट फिलहाल इसका आप लोग ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर बात करें इसके आगे के क्वेश्चन की, तो हमारा जो इसका अंतिम पार्ट है उसको भी हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इसका अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें,
2 का 4। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए माना रेलगाड़ी की तो मतलब पहले कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 स्थान है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो 480 किलोमीटर सवाल में दे रखी है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि जब वो रेलगाड़ी जिस चाल से चलेगी तो शुरू से लास्ट तक उसी चाल से चलेगी, ठीक है। ये तो हो गई चाल। चाल हमने मान ली x, जब नहीं पता है तो x। दूरी हमारे पास क्या होती है, दूरी हमारे पास है यहाँ पे 480 किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों अगर बात करें इसके आगे, तो इसके आगे आपको समझना पड़ेगा इसके कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझिए। हमारे पास 3 चीजें होती है, एक होता है चाल, एक होता है दूरी, एक होता है समय। एक होता है चाल, एक होता है दूरी, एक होता है समय। ये कैसे? अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वो चल रहा है, कितने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, मान लो 480 किलोमीटर की दूरी को चल रहा है। यहाँ पे 480 किलोमीटर है, बच्चों इसको मैं सही बोलता हूँ 480 किलोमीटर, ठीक है। इतनी दूरी ही अगर वो व्यक्ति तय कर रहा है तो इस चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, तो समय देखिए, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी है 480 और चाल हमारे पास कितनी है 12, तो हम काट देते हैं 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कि जो हमारे पास समय है वो कितना है 40 मतलब घंटे का हमें समय लगता है, ठीक है। अगर 12 की स्पीड से चलो केवल तो 40 घंटे का समय हमें लग रहा है। अब इसके अगर आगे की बात करें तो इसके आगे क्या है प्यारे बच्चों, इसके आगे भी चलो थोड़ा समझ लेते हैं। इसके आगे की बात करें तो इसके आगे क्या है, हमारे पास अगर चाल हमने 12 थी तो ये हो गई 40 घंटे हमें समय लगे। अब अगर चाल अगर थोड़ी कम कर दो या बढ़ा दो, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास इस समय 12 की चाल थी, अगर हम मान लो इसमें हम 4 घंटे इसकी चाल बढ़ा दें, यानी कि 4 हम ऐसे बढ़ा दें 4 की और बढ़ा दें, यानी कि पहले जो 4 हमारे पास 12 थी इसमें हम 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार करनी है। तो अब देखते हैं अब नया समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, समय लगेगा कितना 480 पहले थी, अब 4 हमारे पास हो गई 16 थी, तो 16 की 48, यानी कि हमारे पास कितने घंटे का समय लग रहा है 30। तो कहने का आशय ये है कि यदि हमारे पास जो भी चाल दे रखी है उस चाल में अगर या तो कोई चाल बढ़ा दें या कोई चाल घटा दें, तो तीसरी चीज हमारे पास जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है समय में। यहाँ पे जो परिवर्तन है कितने घंटे का आ रहा है वो 10 घंटे का, क्योंकि चाल हमने बढ़ा दी थी तो समय 10 घंटे कम लगेगा। अगर क्वेश्चन में आ जाता कि चाल अगर हम कम कर दें तो समय ज्यादा लगता, भाई नॉर्मल सी बात है, अगर चाल पहले जितनी थी उससे कुछ कम करोगे तो समय क्या लगेगा, समय लगेगा ज्यादा। अगर चाल पहले जितनी थी उससे चाल बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो समय का अंतर होता है वो चाल पे निर्भर करता है। तो फिर से समझिए, यहाँ पे अगर चीजों को अगर आप समझते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों तो आपको बहुत ही आनंद आएगा समझते हुए। 3 चीजें आपके पास हैं, एक होता है चाल, एक होता है समय, दूसरा होता है दूरी। चाल, समय, दूरी, ये 3 बातें आपको विशेष तरीके से याद रखें, ठीक, ओके। तो अब अगर इसको हम समझे तो हमारे पास क्या है, दूरी जो है यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी है 480, ठीक है। तो चाल हमें मानना है, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल हमने रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कुल दूरी हमारे पास कितनी है, कुल दूरी जो है वो हमारे पास है 480 किलोमीटर, कितनी है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो रेलगाड़ी, अब चूंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय।
या समय बराबर अगर बात करें तो समय बराबर अगर बात करें तो चाल और समय आपस में अपना स्थान बदलेंगे, तो समय बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है ये आप समझिएगा। अब हमारे पास चाल हमने मान ली है, समय दूरी हमारे पास है, तो समय निकाल लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि अगर बात करें रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, पहला समय t1 बराबर दूरी कितनी है हमारे पास 480 और बटे चाल कितनी है हमारी, चाल कितनी है x। ठीक है, इतने घंटे हमारे पास जो है समय वो लग गया, कब, जब रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय की तब। ठीक, अब इसके आगे समझते हैं। अब सुनो आगे इसमें क्या लिखा है, अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अब देखो रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर घंटा कम कर दें, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, प्रति घंटा कम करने पर, कम करने पर जो हमारे पास नई चाल है वो देखते हैं कितनी है। नई चाल बराबर क्या हो जाएगी, x माइनस 8, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया फिर बच्चों, जो पहले रेलगाड़ी की चाल थी x, अब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल निकल आई x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। हमने ये मान लिया कि अब जो समय है वो कितना है, लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय t2 बराबर हमारे पास हो जाएगा दूरी बटे चाल से, दूरी हमारे पास है 480 और जो समय लग रहा है x माइनस 8 घंटे, वो सॉरी दूरी हमारे पास है 480 और जो चाल है वो x माइनस 8 है, यानी कि दूरी 480 किलोमीटर की है और जो चाल है वो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो जो दूसरा समय है t2 वो इतने घंटे लगेगा, 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब हो गया साफ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया साफ। फिर इसके आगे बात करते हैं, इस चीज के आगे हम लोग समझेंगे चीजों को, अब जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये भी हम क्या करेंगे, इसको भी एडजस्ट करेंगे आएगा इधर। ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, बिल्कुल वैसा ही। अब समझते हैं इसके आगे, इसको हल करेंगे। अब जो देखो बेटा समझो, इसमें कह रहा है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, यानी कि जो दोनों समय का अंतर जो है, जैसे अभी मैंने बताया था 12 चाल थी और चाल फिर हमने 16 कर दी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो समय का 10 घंटे का अंतर आया, यानी कि पहले 10 घंटे लेट पहुंचेगी 12 से, और अगर चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दोगे तो अब जो गाड़ी हमारे पहुंचेगी 480 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद,
वो 30 घंटे में पहुंच जाएगी, यानी कि 30 घंटे पहले से कुछ कम लगेगा। यहाँ पे 4 कम कर दी तो समय अधिक लगेगा। कुल मिला के ये है कि जो दोनों समयों का अंतर है प्रश्न के अनुसार जो है प्रश्नानुसार, यार बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, केवल ये लिखना प्रश्नानुसार दोनों समयों का जो अंतर है, दोनों समयों का जो अंतर है, दोनों समयों का जो अंतर है, समयों का अंतर वो प्यारे बच्चों क्या है, दोनों समय का जो अंतर है वो कितने घंटे है, 3 घंटे। दोनों समयों का अंतर कितना है, 3 घंटे। ठीक है, अब किसको क्या रखें, किसको पहले किसको दूसरा, तो प्यारे बच्चों अंतर कर लीजिए। अंतर में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा बड़ी संख्या से क्या घटाते हैं, छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो कौन सी संख्या बड़ी है, फिर मैं बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक बार देखिए, यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा है मान लो 1/2 और यहाँ पे लिखा 1/4। अब आपको पहचान होनी चाहिए कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। 2 से आप 1 को भाग करिए तो आप लोग कैसे करते हैं, पहले पॉइंट लगाते हैं फिर 0, यानी कि 2 पंजे 10, ये कट गया, यहाँ पे शेष बचा 0। तो जो हमारे पास भागफल आया वो कितना है, 0.5। अगर 5 से आप 1 को भाग करते हैं तो दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे 0, 5 दूनी 10, ये हमारा कट गया। और जो भागफल आया वो 0.2। तो कहने का आशय ये है कि 0.5 हमारा जो है बड़ा होता है 0.2 से। 0.5 जो है बड़ा है 0.2 से। तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है लेकिन हर में अगर बड़ी है और अंश में छोटी है, ठीक है, हर में अगर बड़ी है, सॉरी, अगर दो परिमेय संख्याएं हमारे पास, जैसे एक संख्या 1/2 है, एक संख्या कितनी है 1/5। अगर दो परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास जिसके हर में जो है बड़ा मान होता है तो उस वो संख्या क्या होती है, छोटी। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, ये छोटा मान है यहाँ पे, तो इसका जो हल है वो 0.5 है। 1/5 है, इसका जो हल है वो 0.2 है। तो आप लोग स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि 1/2 बड़ा है, 1/2 5 छोटा है। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें 480/x जो है ये बड़ी संख्या होगी, 480/x - 8 ये छोटी होगी, क्योंकि हल में यहाँ पे जो x था उससे भी 8 कम है। तो संख्या कौन सी बड़ी होगी, ये संख्या हल करने के बाद बड़ी होगी, जबकि ये संख्या हल करने के बाद छोटी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि दोनों समय का जो अंतर है वो हम लोग क्या करेंगे। ध्यान से वीडियो को प्यारे बच्चों बार बार देखना। अगर जिस बच्चे को यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो आगे चल के आप लोग बहुत दिक्कत करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, T2 - T1 क्यों किया, क्योंकि हर में T2 के छोटी संख्या है जिससे इसका हल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यहाँ पे संख्या बड़ी है x, इसलिए इसका हल क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3। तो T2 का मान कितना है 480 बटे हमारे पास हो जाएगा x - 8, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 480 बटे हो जाएगा x बराबर में कितना है बच्चों 3। अगर यहाँ पे कॉमन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आ गया 480 ऊपर से हम ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा 1/x - 8, फिर -1/x बराबर में कितना हो गया 3। चाहे 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चक 18, 0। ये हो गया 160। तो यहाँ पे हो गया 160। इसको हल करते हैं, x की गुणा 1 में करेंगे, x एकम x, फिर माइनस x - 8 की 1 में करेंगे, x - 8 एकम x - 8, फिर नीचे नीचे की गुणा करेंगे, x गुणा x - 8 और बराबर में कितना है 1। ठीक है, बराबर क्या है 160। फिर हमारे पास क्या है x और अंदर गुणा करेंगे -x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 8 और बटे में कितना है x² माइनस हो गया 8x बराबर में कितना है 1। ठीक है, अब गुणा करेंगे 160, यहाँ पे हो जाएगा। अब समझिए ये वाला x और ये वाला x हमारा हो गया कैंसिल, ऊपर कितना बचा 8, नीचे कितना है x² माइनस 8x बराबर में कितना है 1। ठीक है, इसको हल करेंगे 16 × 8 = 128, यानी कि 1280 बराबर में हमारे पास हो गया x² माइनस 8x। ठीक है, 160 वो जे इधर लेके आओ, चाहे ये उधर ले जाओ, ये उधर जाएगा तो ये 0, x² माइनस 8x 1280 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1280। अब समझिए इस चीज को,
अब समझते हैं प्यारे बच्चों इसके आगे। अब इसके आगे समझते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या x² माइनस 8x माइनस 1280 और बराबर में कितना बचा 0। अब चूंकि यहाँ चर की अधिकतम घात, चूंकि यहाँ चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की द्विघात समीकरण है, के रूप की द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके आगे अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो अगर कोई भी सवाल आपको कहीं पे भी दिक्कत कर रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब मिलते हैं इसके आगे।